हेलो फ्रेंड्स, आ गए आज हम आपके सामने फिर से लेक्चर नंबर 14 लेके। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता एंड माय चैनल इज हेलो स्टडीज। वेलकम करती हूँ आपके इस चैनल में। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 लेक्चर नंबर 13 तक हमने आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया था, है ना। आपको एविडेंस इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत कुछ बताया था और उसमें ये भी बताया था क्या कि हमने जितनी भी सारी आपकी बातें बताई पानी से रिलेटेड या कैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, तो आपको शायद इमेजिनरी लगा होगा, लेकिन हमने कहा था कि नेक्स्ट टर्म पे हम आपको प्रूफ के साथ लेकर आएंगे कि ये इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, विदाउट लेस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, वीडियो में हमने देखा कि क्या है, पहले सिंपल थी, यूनिसेल्यूलर थे, सब कुछ थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे सिंगल वन सेल्स और फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता गया और लास्ट में ह्यूमन बीइंग बना। यहाँ तक हमने बता दिया था। ठीक है, लेकिन ये सबका क्या प्रूफ है? हिस्ट्री क्यों है? हिस्ट्री क्यों है भाई? सर्च किया गया है, सब कुछ साइंटिफिक प्रूफ है, फिर इसमें इमेजिनरी वाली बात कहाँ से आती है? हिस्ट्री में ऐसे ही नहीं लिखा जाता, फुल प्रूफ के साथ लिखा जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा, फर्स्ट इज अ मोर्फोलॉजिकल एविडेंस। मोर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल एविडेंस याद रखिए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सबको आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? उनके जो बाहरी स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके बारे में पढ़ना। मतलब जो उनके इंसिस्टर्स थे वो कौन थे जिनसे ये 2 या 3 पैदा होके आए? कोई एक ही कॉमन इंसिस्टर था जिनसे 2 या 3 टाइप्स ऑफ लोग पैदा हुए? अब सबसे पहले देखिए कैट और डॉग को देखिए, है ना, दोनों के नोज को देखिए, दोनों के ईयर्स को देखिए, दोनों के आइज को देखिए, सेम है, दोनों के बॉडी में हेयर्स है, सेम है, दोनों भी सेम है। तो हो सकता है उनका कोई कॉमन इंसिस्टर्स होगा, उनके जो पूर्वज कोई कॉमन होंगे जिनसे ये 2 निकल के रहे। बट इट्स नॉट डन इंस्टेंट, एकदम जल्दी नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हजारों लाखों साल लग गए। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं फिर आपको। और देखिए ट्रीज के वेन्स देखिएगा, ट्रीज में जो पत्तियां रहती है ना, लीफ रहती है, उनके बहुत सारे ट्रीज के उनके वेन्स देखिए, बहुत सारे लीफ के वेन्स आपको सेम नजर आएंगे। तो हो सकता है कोई ऐसा प्लांट रहा होगा, इट्स लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, कोई ऐसा ट्रीज रहा होगा जिसकी पत्तियां सेम है, उससे रिलेटेड या उससे रिएक्ट होकर के, कोई दूसरे प्लांट से रिएक्ट होकर के वो क्या होगा, न्यू प्लांट बॉर्न हुआ। ऐसा होता है, ये साइंटिफिक। आजकल देखिए, अब बडिंग देखिए, बडिंग किसे कहते हैं? बडिंग करते तो होता है ना, तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन भी है। जब इंसान, नेचुरल सिलेक्शन से ही तो इंसान सीखा है ना कि कैसे होता है, क्या होता है, तभी तो वो उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। क्लियर है? अब देखिए तो देयर ऑर्गन्स मस्ट बी सेम, उनके ऑर्गन सेम है, कैट और डॉग के ऑर्गन सेम है, और उनके इसीलिए उनको कहा जाता है कि उनके कोई कॉमन एंसेस्टर्स मस्ट बी सेम। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं सेकेंड, एनाटॉमिकल एविडेंस। ये हमने बताया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है। अब एनाटॉमिकल एविडेंस इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कराते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब देखिए, हम आपको बताते हैं, जैसे ये हमारा हैंड्स किस काम में आता है? किस काम में आता है? बहुत सारे काम में, तो सारे काम तो हैंड से होते हैं, सारे काम हैंड से होते हैं। किसी को तेज मारना हो ना तो भी हैंड्स ही काम आते हैं। ठीक है, अब देखिए कैट के 4 लेग्स देखिए, कैट के 4 लेग्स कैसे होते हैं? भागने के काम आता है, या अपने आप को बचाने के काम आता है, और दूसरा किसी को नाखून मारने के काम आता है। ठीक है, किसी ने तंग किया तो। वेल फ्लिपर्स ऑफ वेल, स्विमिंग के काम आता है फ्लिपर्स ऑफ वेल। एंड बैट का पेंटेजियम, जिसे पेंटेजियम इन द सेंस विंग, बैट का पेंटेजियम किस काम आता है? फ्लाई करने के काम आता है। अब देखिए ये 4 हमने आपको एग्जांपल्स दिए, हैंड, ह्यूमन हैंड, नेक्स्ट सेकेंड इज कैट्स 4 legs एंड वेल फ्लिपर्स एंड बैट पेंटेजियम, ये 4 बताए हमने आपको। तो देखिए ये चारों भी डिफरेंट है, आपको आइज से दिख रहा, नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट है, हमें भी दिख रहा है कि ये डिफरेंट है। ठीक है, बट क्या है, हाँ देखिए इसके इंटरनल जो पार्ट है, जो ये स्ट्रक्चर है इंटरनल, वो भी सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है। बड़े किसी का बड़ा है, भाई जो इंसान इतना बड़ा है तो उसके स्ट्रक्चर, उसका वो बोन्स तो बड़ा ही होगा। ठीक है, फिश के हिसाब से फिश का रहेगा, बैट छोटा है तो बैट के हिसाब से रहेगा, और कैट के हिसाब से कैट का रहेगा। ठीक है, वो शेप की बात नहीं हो रही, लेकिन क्या है उनका जो अरेंजमेंट है, ये चारों का बोथ अरेंजमेंट है ना, उनका जो बोन्स है चारों का अरेंजमेंट सेम है ना, चारों का अरेंजमेंट सेम है। आश्चर्य वाली बात है।
चारों के भी जो इंसान के और वो जो जितने भी हम एनिमल्स बताए चारों के जो वो बोन्स का अरेंजमेंट सेम, मतलब उसी जगह पर है, छोटा बड़े वाली बात नहीं है। अब इंसान या जानवर जितना बड़ा होगा उसको उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि उनका कोई ऐसा एक कॉमन एंसेस्टर्स होगा जिनसे रिएक्ट होके ये आए। समझ में आया? बहुत माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए कुछ भी चीज़ें बोल रहे थे, मतलब इनके बोन्स का साइज शेप सब कुछ अलग रहता है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है कि अरेंजमेंट सेम है। समझ आ गया? तो क्या बताया हमने? एनाटॉमिकल एविडेंस, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और मोर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देन वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द सेंस ऐसे ऑर्गन्स जो कि टोटल वेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए मंकी का टेल किस काम आता है? पेड़ों में उछलता है, छलांग मारता है, सब कुछ करता है, ठीक है। अब इधर से उधर जाता है, एनिमी से अपने को बचाता है, सब कुछ करता है। तो ये क्या है? उसके लिए बहुत काम का है ये टेल, ठीक है। लेकिन अब देखिए जब तक फ्रूट्स थे, सब कुछ था, मंकी को जब कुछ सब कुछ मिल रहा था तब तक वो ट्रीज में था। लेकिन धीरे धीरे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए, सब कहाँ तक रहेगा? जब खत्म हो गया, जब कुछ नहीं मिला, अब इतने सारे मंकी सब कुछ है, तो भाई खाने के लिए कुछ तो चाहिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। धीरे धीरे वो ज़मीन पे उतरा तो उसे इस तरह से चलने से उसका काम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसे इरेक्ट होना पड़ा, सीधा, इरेक्ट मीन्स सीधा, धीरे धीरे सीधा होना पड़ा। तो उसके टेल का कुछ काम रहा का? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इंसानों में आज भी वो टेल बोन होती है, टेल बोन आज भी वो प्लेस है, हमारे अंदर भी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या हो गई? खत्म हो गई, क्योंकि उसका कोई काम नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे ये क्या हुआ, बट ये ग्रेजुअली चेंजेस, बहुत धीरे चेंजेस हुआ, याद रखना। कोई एक बार में नहीं कि चलो इसका काम नहीं है, काट दिए, निकाल दिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मंकी का ये वेस्टिजियल ऑर्गन, मतलब हमारे एंसेस्टर्स मंकी ही थे ना, पता है आपको, हमारे एंसेस्टर्स मंकी थे। तो अब क्या होता है? देन एक्सिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो एक्सटिंक्ट ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन्स जो खत्म होते जा रहे हैं, उनमें क्या होता है? अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस आते जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं, वो चीज़ें खत्म होती जा रही है, ठीक है। अब हमने आपको हेयर्स का बताए थे, बहुत सारे हेयर्स थे उनकी बॉडी में, मंकी की भी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स थे, ठीक है। हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हमारे लिए वेस्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होने लग गए। समझ है? अब देखिए मसल्स ऑफ ईयर पिना, हमारे ये जो ईयर पिना होती है, हमें क्या है? सिर्फ सुनने के काम, बाकी किसी काम आता है क्या? का है ना, सुनने के काम आता है। लेकिन ये जो किसके में काम आता है? कैट, डॉग, मंकीज और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ईयर पिना होता है। क्यों काम आता है? आप उनको एक बार बुला के देखिए, बुलाएंगे तो सबसे पहले क्या क्या लगता है? ईयर मूव करता है, कान हिलाता है ना। डॉग को भौ 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 करके बुलाइए, बिल्ली को म्याऊ म्याऊ करके बुलाइए, सबसे पहले कान हिलाते हैं। गाय को आप बुलाएंगे तो सबसे पहले वो कान हिलाती कि आवाज़ किधर से आ रही है, ठीक है। तो ये उनके लिए काम आता है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। टेलबोन हमने आपको बता दिया। एंड और क्या है? विजडम टीथ इन द सेंस क्या? एक ऐसी टीथ जो मतलब किसी चीज़ों को बहुत चबाने में हेल्प करती है। पहले इंसान क्या खाता था? कच्चा मांस खाता था, जानवरों को मार कर खाता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? मोलर टीथ है ना, एक्सटिंक्ट मोलर टीथ होता था पहले, बहुत मोलर टीथ, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता था चबाने में, कड़ी चीज़ों को चबाने में, कच्ची चीज़ों को चबाने में हेल्प करता था। लेकिन अभी क्या है? सब पकी पकाई चीज़ें खा रहे हैं हम। मैगी खा के देखिए, चबाने की भी ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे अंदर लेकिन कहने का यही मतलब है, आज तो मैगी को तो हम चबाते तक नहीं कई लोग, लेकिन चबाना चाहिए, कोई भी चीज़ों को चबाकर खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। चलिए हम कहाँ से कहाँ आ गए, इधर देखें तो अभी चबाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सब सॉफ्ट होता है, पकी हुई चीज़ें चबाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मोरल टीथ हमारे किसी काम का नहीं है। अभी भी कई लोगों में वो टीथ आता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उन्हें, है ना, बहुत ज़्यादा, इसका जो लॉट्स ऑफ पेन, और वो दर्द सह नहीं सकते, और वो टीथ उनको निकलवाना पड़ता है, अभी भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए सारे ऑर्गन यूजफुल नहीं है, समझ में आ गया आपको। तो डीजनरेटेड एंड अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, जो हमारे किसी काम का नहीं है,
वो ऑर्गन्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहलाए। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जितनी बार सारी बातें आपको इसके पहले लास्ट लेक्चर नंबर 13, 12 या 13 में जो बताई थी आपको सही है। ठीक है, अब देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियो समझ में आता है। एम्ब्रियो क्या है? जब बच्चा जैसे सबसे फर्स्ट टाइम एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम इनिशियल स्टेज जो रहता है, स्टार्टिंग स्टेज जो रहता है, उस समय जो वो जीव जब बना हुआ रहता है एकदम छोटा सा, उस समय जो वो रहता है वो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, जब वॉर्म में बेबी बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होता है, जब उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहता, एकदम एकदम स्टार्टिंग स्टेज, तो उस समय क्या होता है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। हम आपको बता दें। ठीक है, आप देखिएगा, इमेजेस निकाल के देखिएगा, लेकिन अब उसमें क्या है कि कितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, कितने भी, सभी के एम्ब्रियो आप इमेजेस कभी निकाल के देखिए, स्टार्टिंग स्टेज देखिए, सबकी टोटल सेम है। स्टार्टिंग में सब ऐसे छोटे से चूहे जैसे दिखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सब चूहे जैसे दिखते हैं, लेकिन बाद में होने के बाद उनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में सब सेम है, इसका मतलब क्या है? हो सकता है उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी कॉमन एंसेस्टर्स से पैदा होकर के ये इस तरह से आया, और बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें उनमें क्या होता गया, चेंजेस होता गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, चेंजेस होते गए, एंड उनके स्ट्रक्चर, उनके शेप, उनके कलर्स टोटल चेंजेस है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज मतलब एकदम स्टार्टिंग का जो स्टेज है उसमें जो सिमिलैरिटीज होती है ना, कॉमन ओरिजिन आर ऑल दीज एनिमल्स। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब देखिए लास्ट है आपका पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो फॉसिल्स आपने समझते होंगे, जब जो पहले के जो एंसेस्टर्स खत्म हो गए, जितने एनिमल्स खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, तो वो उनके क्या है, ज़मीन पे वो बरीड हो गए, दब गए। ठीक है, तो वो जो दब गए ना, उनके जो क्या बोलते हैं, बोन्स है, जो फॉसिल्स है, वो उसकी स्टडी, उसे कहते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। तो इसे हमको क्या समझ में आता है, क्या मिलने वाला है इसको पढ़ने से? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अभी सालों करोड़ों साल से रह रहे हैं, तो बरीड हो गए, मर गए तो बरीड हो गए। ठीक है, डिजास्टर्स लाइक वॉल्केनो, फ्लड, बहुत सारे ना, अर्थक्वेक्स, बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स हुए जिसके कारण वो क्या हो गए, बरीड हो गए। तो एनिमल्स तो बरीड हो गए, ठीक है, लेकिन उनके कोई चीज़ें ऐसे जो डिकम्पोज हो गई, लेकिन जो बहुत सारी जो हार्ड चीज़ें वो डिकम्पोज नहीं हुई, दैट आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो खुदाई के दौरान वो अवशेष मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। तो उससे क्या पता लगाया जाता है कि वो कब के थे, कितने साल, 10 साल पुराने, 1000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने या करोड़ साल पुराने, आज भी उससे प्रूफ मिलता है, आज भी पता लगाया जा सकता है। ये जिन्होंने इसकी स्टडी की है ना, वो उन्हें ये सारी चीज़ें आती है। अगर आप भी उस लाइन पे जाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे ये सब होता है। ठीक है, तो अब देखिए, इन फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद ही पता चलता है क्या कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, आप डायनासोर जितने खत्म हो गए, पहले डायनासोर के बारे में बहुत देखे होंगे आपने, मूवीज़ भी देखी है, तो वो डायनासोर कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। एक समय आया जब डिजास्टर हुआ, डिजास्टर में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए और मर गए, लेकिन वो जो कितने बड़े बड़े थे, हमसे कई गुना ऐसे बड़े थे वो, है ना, लेकिन खाने पीने को नहीं मिला, कुछ हुआ और डिजास्टर आया, वो सब लोग एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन उनके फॉसिल से समझ में आता है ना कितने करोड़ साल पुराने। आज भी आप मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें आपको बताया जाता होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रीज कितने साल पुराना है, बहुत सारे ऐसे वुड दबे हुए मिलेंगे आपको, टीथ दबी हुई मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दबी हुई, बरीड हुई जो मिलती है, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई थी। वो चीज़ें क्या होती है, डिकम्पोज नहीं हो पाती। तो जो डिकम्पोज नहीं हो पाती उनको लेकर रिसर्च किया जाता है कि कितने साल पुरानी होगी। ट्रीज का पता लगाते हैं ना, ट्री रिंग से पता लगाया जाता है। या देखिएगा कि ट्री में ऐसे राउंड जब कटा हुआ होता है ना, ऐसे राउंड रहता है, ट्री रिंग होता है बोलते हैं उसे। तो इससे पता लगता है कि वो ट्रीज कितने हजार साल पुराना होगा। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल्स से पता लगाया जाता है कि उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स थे वो कैसे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन 14 कार्बन 12 आपको पता होगा। तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग होता है ना, कार्बन 12 या कार्बन 14, जिसके कारण हम क्या करते हैं, वो ट्री रिंग से पता लगाते हैं कि वो ट्रीज कितना पुराना है। समझ में आ गया यहाँ तक, बहुत ईजी है।
अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इससे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम जो कह रहे थे वो सही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखिए, आप थोड़ा और आगे चलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर, ब्लड सर्कुलेशन किसके अंदर होता है, वेन्स के अंदर होता है, ऐसे ऐसे नसें होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, डायरेक्ट मन में नहीं होता। लेकिन जो कॉकरोच है, कॉकरोच जो है, कॉकरोच एंड पेरिपेटस, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनमें कोई वेन्स नहीं, कोई नसेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका जो ब्लड है वैसे ही ऊपर ऊपर घूमता रहता है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो दो में पेरिपेटस हमने आपको बताया, और क्या है, कॉकरोच, तो इनके भी एंसेस्टर्स कुछ कॉमन होंगे जो ये दो अलग अलग निकले। दोनों में ही है ना, दोनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कोई ऐसे एंसेस्टर्स कॉमन होगा जिसमें ये दो अलग बन के निकले। कैसे होता है इवोल्यूशन, देखिए, मतलब जो इंक्रीज होते जाते हैं और उनमें चेंजेस ऑकर होते हैं। तो कोई एक जैसा निकलता है, एक पेरेंट्स से जब जो बच्चा निकलता है वो अलग निकलता है। कभी कभी देखिएगा, कभी किसी पेरेंट्स से ऐसे मतलब एबनॉर्मल टाइप का बच्चा निकलता है। क्यों निकलता है, यही तो कहलाता है इवोल्यूशन, ठीक है। एबनॉर्मल टाइप का बच्चा जब इसमें पॉसिबल हो सकता है, तो ये ट्रीज में और बाकी चीज़ों में क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो सर्वाइव कर गया वो जिंदा रहता है, जो नहीं कर पाता वो एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। क्लियर है, बहुत इजी है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये होता है हमारा एविडेंस। अब आज हमारी होती है लेक्चर नंबर 14 में आपका टोटल क्या, चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का द एंड। क्लियर है, आज इतने दिनों बाद हमने कहा था आपको ये लेक्चर बहुत बड़ा है, थोड़ा हार्ड है, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बस आप रिवाइंड करते जाइए, समझते जाइए। हमने बहुत अच्छे से समझाया, ये पांचों भी हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया। क्या है, मोर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या बताए थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एविडेंस क्या बताए थे, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। देन वेस्टिजियल ऑर्गन हमने आपको बताया क्या है, मंकी का टेल था, जो टेल बोन है वो हो गया, विजडम टीथ है, एंड और क्या बताया था, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, हेयर्स है बॉडी में, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए। देन एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस क्या बताया था कि जितने भी पैदा होते हैं उसका जो इनिशियल स्टेज होता है, आप निकाल के देखिए, गूगल सर्च करके देखिए, उनका जो इनिशियल स्टेज रहता है, चाहे आप किसके, मंकी का निकालिए, ठीक है, मंकी और राइनोसोरस, जिसका भी, किसी भी एनिमल का निकालिए, किसी का भी निकालिए, ह्यूमन बीइंग के साथ ही निकालिए, सबके जो इनिशियल स्टेज होते हैं सेम होते हैं, है ना। वो थोड़े कुछ ऐसे, ये ऐसे टाइप के होते हैं, देखिएगा आप, ये ऐसे होते हैं, इनिशियल स्टेज सबका ऐसा होता है, देखिएगा। और बाद में फिर वो धीरे 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 चेंज होकर के सब अपने अपने स्ट्रक्चर या अपने शेप में आते हैं, बट इनिशियल स्टेज कुछ ऐसा होता है, देखिएगा आप, ठीक है। देन पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या बताया आपको, फॉसिल्स की स्टडी, है ना। फॉसिल्स की स्टडी से हमको समझ में आता है कि एंसेस्टर्स कैसे थे और अभी उनसे ग्रो होकर के जितने आए वो कैसे हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इवोल्यूशन समझ में आया होगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, इसे आप ऐसे ही नॉर्मली मत लीजिए, चैप्टर बहुत प्यारा है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लेक्चर 14 तक आ गए, अब देखिए। तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, है ना। और ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 2 पे। गुड बाय।